तो पहले आपको क्या पढ़ना है, मीनिंग ऑफ ह्यूमन सेटलमेंट। ह्यूमन सेटलमेंट का मतलब क्या है, मीन्स क्लस्टर ऑफ ड्वेलिंग। क्लस्टर ऑफ ड्वेलिंग का मतलब जहाँ पर लोग रहते हैं, है ना। अब ये आपका अलग साइज का हो सकता है, अलग तरह का हो सकता है, जहाँ पर लोग रहते हैं। एंड फॉर दिस पर्पस पीपल क्या करते हैं, रहने के लिए लोग अपना घर बनाते हैं। पीपल इरेक्ट हाउसेज एंड अदर स्ट्रक्चर एंड कमांड सम एरिया और टेरिटरी एज देयर इकोनॉमिक सपोर्ट बेस। हो गया साइज ऑफ ह्यूमन सेटलमेंट। तो सेटलमेंट एक ही जैसा होता है, एक ही साइज का होता है, नहीं, तो साइज वेरी होता है एंड टाइप भी वेरी होता है। दे रेंज फ्रॉम, अब ये जो कितना से कहां तक होता है, दे रेंज फ्रॉम अ हैमलेटेड टू मेट्रोपॉलिटन सिटीज। यहाँ पर जो साइज ऑफ ह्यूमन सेटलमेंट बोला है, ये ना रूरल बेसिस है ना अर्बन बेसिस है, ये दोनों का मिक्सचर पूरा एज ए होल यूनिफॉर्म बेसिस में है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, सेटलमेंट वेरी इन साइज एंड टाइप। अब ये क्या है, हेमलेट से लेकर के मेट्रोपॉलिटन सिटी। हेमलेट में जहाँ पर लोग बहुत कम रहते हैं। अब मेट्रोपॉलिटन सिटीज में क्या देखने के लिए मिलता है, पूरा क्राउडेड प्लेसेस होते हैं, भीड़ भाड़ वाला इलाका होता है, वो हो गया, ठीक है। एंड विद साइज और क्या मैटर करता है, इकोनॉमिक कैरेक्टर एंड सोशल स्ट्रक्चर ऑफ सेटलमेंट चेंजेस एंड सो डू इट्स इकोलॉजी एंड टेक्नोलॉजी। अब जो हेमलेटेड सेटलमेंट है, एकदम रिमोट वाला इलाका में जो सेटलमेंट है, और आपका जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज, क्या दोनों का टेक्नोलॉजी सेम होगा, नहीं होगा। क्या दोनों का इकोनॉमिक स्ट्रक्चर सेम होगा, नहीं होगा। क्या दोनों का सोशल स्ट्रक्चर सेम होगा, नहीं होगा। तो वही चीज यहाँ पर बोला है, विद साइज द इकोनॉमिक कैरेक्टर एंड सोशल स्ट्रक्चर ऑफ द सेटलमेंट चेंज हो जाता है। साइज के साथ में क्या क्या चेंजेस होते हैं, इकोनॉमिक कैरेक्टर यानी इकोनॉमिक स्ट्रक्चर चेंज हो गया। सेकंड क्या चेंज होता है, सोशल स्ट्रक्चर चेंज होता है, और उसके साथ इकोलॉजी और टेक्नोलॉजी भी बदल जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर फिर से बोला है, सेटलमेंट कुड बी स्मॉल एंड स्पर्शियस स्पेस, दे में आल्सो बी लार्ज एंड क्लोजली। ये हो गया आपका क्या, ये हो गया आपका साइज ऑफ सेटलमेंट। तो ऑन दी क्या बोला, ऑन दी बेसिस ऑफ, अब इसके बेसिस पर आपका प्राइमरी एक्टिविटीज के बेसिस पर और अलग अलग एक्टिविटीज के बेसिस पर अगर हम इसको डिवाइड करें, तो द स्पर्सली लोकेटेड स्मॉल सेटलमेंट आर कॉल्ड विलेजेस। तो स्मॉल सेटलमेंट होता है उसको विलेजेस बोलते हैं, और वो खास करके कौन सी एक्टिविटी देखने के लिए मिलता है, तो स्पर्सली लोकेटेड स्मॉल सेटलमेंट हैविंग द प्राइमरी एक्टिविटी, राइट। और दूसरा कौन सा है, फीवर बट लार्ज सेटलमेंट होता है, और उसे हम क्या कहते हैं, अर्बन सेटलमेंट। अर्बन सेटलमेंट में क्या देखने के लिए मिलता है, सेकेंडरी और टर्शियरी एक्टिविटी। तो विच टाइप ऑफ सेटलमेंट हैविंग द सेकेंडरी और टर्शियरी एक्टिविटी, अर्बन सेटलमेंट, एंड दे आर एज पर साइज, कौन सा साइज होगा, स्मॉल साइज और लार्ज साइज, लार्ज साइज। अगर स्मॉल साइज की पॉपुलेशन होगा तो उसको क्या बोलेंगे, सेटलमेंट होगा तो विलेज कहते हैं। वहां पर बेसिक इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होगा, एग्री, प्राइमरी एक्टिविटी और एग्रीकल्चर। उसके बाद फिर आपको क्या पढ़ना है, डिफरेंस बिटवीन रूरल एंड अर्बन सेटलमेंट। बहुत स्पीडली रिवाइज करें, याद आपको करना है, बस आप एक बार रिकैपिचुलेट कर लेंगे, तुरंत आप घर पे आप इसको याद भी कर पाएंगे, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन रूरल एंड अर्बन सेटलमेंट। तो रूरल सेटलमेंट का एक एक कीवर्ड आप याद करेंगे। डिफरेंसेस किसके बेसिस पर याद करेंगे, कीवर्ड्स के बेसिस पर। नोट्स है तो नोट्स ओपन कर लीजिए, कॉपी में इस कीवर्ड्स के बेसिस पर पूरा लिखाया है, ताकि आप इस चैप्टर का एक भी कोना ना छोड़े और आपका 3 नंबर कहीं ना जाए, ठीक है। एक एक मार्क्स हम लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है। तो रूरल सेटलमेंट क्या है, डिराइव देयर लाइफ सपोर्ट, यानी यहाँ पर क्या बोला है, इकोनॉमिक एक्टिविटी। अगर हम रूरल सेटलमेंट के इकोनॉमिक एक्टिविटी के बारे में बात करें तो यहाँ कौन सा है, अभी हमने बताया प्राइमरी। इकोनॉमिक एक्टिविटी में यहाँ पर क्या देखने मिलेगा, प्राइमरी। तो ऑन द बेसिस ऑफ द इकोनॉमिक एक्टिविटी रूरल सेटलमेंट में क्या है, प्राइमरी। तो अर्बन सेटलमेंट में क्या होगा बच्चों, सेकेंडरी एंड टर्शियरी। एकदम शॉर्टकट लिख रहे, कोई पूरा नहीं लिख रहे। तो अर्बन सेटलमेंट में सेकेंडरी एंड टर्शियरी। अच्छा, रूरल सेटलमेंट का जो इकोनॉमी है वो खास करके किस पर डिपेंड करता है, ये लोग रॉ मटेरियल प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन अर्बन सेटलमेंट क्या करता है, रॉ मटेरियल को प्रोसेस करता है सेकेंडरी एक्टिविटी में, यानी कि मैन्युफैक्चरिंग करता है, ठीक है। आप कीवर्ड याद करेंगे पहले, रूरल सेटलमेंट एंड अर्बन सेटलमेंट। एज पर इकोनॉमिक एक्टिविटी, रूरल सेटलमेंट में कौन सी इकोनॉमिक एक्टिविटी है, प्राइमरी। अर्बन सेटलमेंट में सेकेंडरी एंड टर्शियरी। नाउ अब दूसरी तरफ, अब दूसरा कौन सा है, सिटीज एक्ट एज ए नोड्स ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, ठीक है। इस पर भी आपका क्वेश्चन बना लीजिएगा, जस्टिफाई द स्टेटमेंट मार्क्स का।
जस्टिफाई द स्टेटमेंट। 3 मार्क्स का यहाँ से आप क्वेश्चन बना लीजिए, ये पैराग्राफ ही आप लिखने से होगा, ठीक है। सिटीज के बारे में आपको पूरा लिखना पड़ेगा। तो सिटीज एक्ट एज नोड्स ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, ठीक है। सिटीज कैसे एक्ट करते हैं, नोड्स ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। तो ये क्या करता है, सिटीज एक्चुअली क्यों ऐसे एक्ट करता है, बिकॉज इट प्रोवाइड्स गुड्स एंड सर्विसेज। ये क्या प्रोवाइड करता है, गुड्स एंड सर्विसेज। किसके लिए गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करता है, नॉट ओनली टू अर्बन ड्वेलर्स, यानी कि केवल शहर में रहने वाले के लिए नहीं, शहर में रहने वाले के लिए नहीं, बट ऑल्सो टू द पीपल, टू द रूरल सेटलमेंट, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, सिटीज को अगर हम बात करें तो सेंटर ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ के रूप में काम करता है। नोड्स बोला है, दिस इज द सेंटर ऑफ इकोनॉमिक, ठीक है। सिटीज नोड्स ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ मीन इट इज द सेंटर ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। और यहाँ पर क्या होता है, किसके लिए गुड्स एंड सर्विस प्रोवाइड करता है, नॉट ओनली टू द अर्बन ड्वेलर्स, क्या लिखना है, नॉट ओनली टू द अर्बन ड्वेलर्स बट ऑल्सो टू द पीपल, टू द रूरल सेटलमेंट इन देयर हिंटरलैंड। तो अब ये रूरल सेटलमेंट में इनको क्या मिलता है, फूड्स मिलता है, यानी रूरल सेटलमेंट में क्या है, प्राइमरी एक्टिविटी है। अब प्राइमरी एक्टिविटी में मेन एक्टिविटी कौन सा आता है, एग्रीकल्चर आता है, यानी यहाँ पर खाने पीने की चीजें बनती है, सब्जियां उगती है, गेहूं उगते हैं, चावल उगते हैं, व्हीट है, राइस है, इन सब का कल्टीवेशन होता है, साथ में वेजिटेबल्स का कल्टीवेशन होता है। और वो खाना किसको प्रोवाइड किया जाता है, अर्बन एरियाज को प्रोवाइड किया जाता है। अब बदले में अर्बन एरिया इनको क्या देता है, अर्बन एरिया इनको गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करता है। समझ में आया, दे ऑल आर इंटरलिंक्ड विद ईच अदर, क्लियर। So, in their hinterland in return for food and raw material, and these functional relationship between the urban and rural settlement takes place through transport and communication network. Very important. आपसे पूछ सकते हैं कि how does the functional relation takes place between rural and urban settlement? क्या पूछा जा सकता है, how does the functional relationship between rural and urban settlement takes place? तो वो कैसे होता है, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन के, ठीक है। क्या हो गया, तो सिटीज कैसे एक्ट करते हैं, सिटीज एक्ट एज नोड ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। क्या आपका रूरल सेटलमेंट एक्ट करता है नोड ऑफ इकोनॉमिक सेटलमेंट ग्रोथ, नहीं करता है। लेकिन यहाँ पर क्या करेंगे, रूरल सेटलमेंट प्रोवाइड फूड एंड रॉ मटेरियल्स टू द अर्बन सेटलमेंट। क्या लिखोगे, रूरल सेटलमेंट प्रोवाइड फूड एंड रॉ मटेरियल्स टू अर्बन सेटलमेंट। और अर्बन सेटलमेंट में क्या लिखोगे, सिटीज एक्ट एज नोड्स ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इट प्रोवाइड्स व्हाट, ये गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करता है नॉट ओनली टू अर्बन ड्वेलिंग एज वेल एज फॉर द रूरल सेटलमेंट। क्लियर हो गया पॉइंट आपका, ओके। नेक्स्ट, रूरल सेटलमेंट डिफर इन टर्म ऑफ सोशल रिलेशंस। अब किसके बेसिस पर, रॉ मटेरियल हो गया, प्रोसेसिंग हो गया, सब कुछ। अब किसके बेसिस पर आप देखोगे, सोशल रिलेशनशिप के बेसिस। अब किसके बेसिस पे, दोनों के बीच में डिफरेंसेस चेक करना है, सोशल रिलेशनशिप के बेसिस पर बिटवीन अर्बन एंड रूरल सेटलमेंट। तो एटीट्यूड, उसके अलावा एटीट्यूड एंड आउटलुक, रूरल पीपल आर लेस मोबाइल एंड देयरफॉर सोशल रिलेशनशिप अमंग देम आर इंटीमेट, ठीक है। तो रूरल पीपल क्या है, वो लोग बहुत ज्यादा एक जगह से दूसरी जगह घूमते हैं नहीं, वो बस एक ही जगह पे खास करके सेंटर्ड होते हैं, इसीलिए सोशल रिलेशनशिप अमंग देम आर इंटीमेट। और अर्बन एरिया में क्या है, सोशल रिलेशनशिप बहुत कॉम्प्लेक्स होता है, वे ऑफ लाइफ इज कॉम्प्लेक्स एंड फास्ट एंड सोशल रिलेशनशिप आर जस्ट फॉर्मल, है तो है, नहीं है तो नहीं है, वहां पर कोई किसी की फिक्र नहीं करता। क्लियर हो गया। लेकिन रूरल एरिया में है ना, वहां पर एक घर के लोग दूसरे लोग को जानते हैं, उनका जो बॉन्डिंग होता है दैट इज मोर स्ट्रॉन्ग देन द पीपल इन द अर्बन एरिया। अर्बन एरिया में क्या है, बगल में कौन रहता है वो भी लोग नहीं जानते, हम सुबह काम करने के लिए गए, रात को घर वापस आए, खा लिए, खाना बना लिए, सो गए, दूसरा दिन सुबह उठे फिर काम पे चले गए। जिंदगी बहुत फास्ट दौड़ती है, एकदम मोबाइल होती है, हर समय लोग एक जगह से दूसरी जगह दूसरे एक्टिविटी होते हैं, हमें दुनिया से कोई लेना देना नहीं होता, अधिकतर ऐसा ही दिखेगा। क्या ये हो गया रूरल और अर्बन सेटलमेंट में डिफरेंसेस, इज इट क्लियर, ओके। अब चलते हैं टाइप्स ऑफ रूरल सेटलमेंट, ठीक है। तो अब टाइप्स ऑफ रूरल सेटलमेंट आर डिटरमाइंड बाय, तो अब यहाँ पर लिखो बेसिस ऑफ रूरल सेटलमेंट, बेसिस ऑफ रूरल सेटलमेंट। अब यहाँ पर जो बेसिस ऑफ रूरल सेटलमेंट है, यानी कि रूरल सेटलमेंट किस पर डिपेंड करता है, यहाँ पर क्या है, बेसिस ऑफ रूरल सेटलमेंट, यानी रूरल सेटलमेंट किस पर डिपेंड करता है और किस फैक्टर के ऊपर। तो टाइप्स ऑफ सेटलमेंट आर डिटरमाइंड बाय द एक्सटेंट ऑफ बिल्ट अप एरिया एंड इंटर हाउस डिस्टेंस, ठीक है। किस पर डिपेंड करता है,
बिल्ट अप एरिया, ये एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एमसीक्यू बन सकता है, ए और आर वाला एमसीक्यू भी बन सकता है, ये भी हमें ध्यान में रखना है। ए आर स्टेटमेंट, डायरेक्ट रिकॉल एमसीक्यू आता है, एसर्शन रीजनिंग बेस्ड एमसीक्यू आता है, स्टेटमेंट वाला आता है, करेक्ट स्टेटमेंट, रॉन्ग स्टेटमेंट। तो आपको ये सब कुछ एक एक लाइन टू लाइन पढ़ना पड़ेगा, आसान क्वेश्चन आपको नहीं मिलेगा। क्लियर? तो टाइप्स ऑफ सेटलमेंट जो है डिटरमाइंड बाय व्हाट, एक्सटेंड ऑफ बिल्ट अप एरिया। अगर घर क्लोजली बिल्ट होते हैं तो उस सेटलमेंट का नाम अलग है, अगर घर बहुत दूर दूर होते हैं तो उस सेटलमेंट का नाम अलग है, जो ऑलरेडी आपने पढ़ा है। ठीक है, तो खैर अभी हम फिर उन सबको रिवाइज करेंगे। इसके बाद हमने क्या देखा, फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर वेरियस टाइप्स ऑफ रूरल सेटलमेंट। तो हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द रूरल सेटलमेंट? 3 टाइप। नंबर 1 फिजिकल, नंबर 2 सोशियो कल्चरल, नंबर 3 सिक्योरिटी फैक्टर। फिजिकल फीचर्स में सेम वही फैक्टर्स जो ज्योग्राफी में पढ़ा है, क्योंकि यहाँ एक्सप्लेन नहीं करना, इतना ही आपको आएगा 3 मार्क्स का। हमको यहाँ पर कोई 5 मार्क्स को महारत नहीं करना, बस इसको 3 मार्क्स के लिए आपको पढ़ना। ठीक है, ये हो गया। फिजिकल फीचर्स में टेरेन, अल्टीट्यूड, क्लाइमेट एंड अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर। कल्चरल और एथनिक में सोशल स्ट्रक्चर आएगा, कास्ट एंड रिलीजन। तो ये आपका कल्चर और एथनिक। सोशल स्ट्रक्चर कैसा है, कास्ट क्या है, रिलीजन क्या है। सिक्योरिटी फैक्टर्स में डिफेंस अगेंस्ट थेफ्ट एंड रॉबरीज, ये लिख देना। अब आ जाते हैं टाइप्स ऑफ रूरल सेटलमेंट। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रूरल सेटलमेंट्स आर देयर? नंबर 1 क्लस्टर्ड, एग्लोमेरेटेड और न्यूक्लिएटेड। नंबर 1 वर्ड क्लस्टर्ड, एग्लोमेरेटेड, न्यूक्लिएटेड। नंबर 2 सेमी क्लस्टर। तो पहला क्लस्टर्ड हो गया तो दूसरा सेमी क्लस्टर डाल देना, तीसरा हेमलेटेड और चौथा एकदम डिस्पर्स और आइसोलेटेड। अब बात करते हैं, इससे भी आपके 3 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। अब यहाँ पर 3 मार्क्स के क्वेश्चन किस बेसिस पर आएंगे? एक आपका आएगा फीचर्स, फीचर्स दे देगा आपको, फीचर्स पूछेगा, फीचर्स ऑफ द क्लस्टर्ड सेटलमेंट, फीचर्स ऑफ द सेमी क्लस्टर्ड सेटलमेंट, फीचर्स ऑफ हेमलेटेड, फीचर्स ऑफ डिस्पर्स। आपको कितने फीचर्स याद करने हैं? मालूम है 3 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा तो 3 फीचर्स याद कर लेना है। क्लियर? अब इसके अलावा यहाँ से और क्या क्वेश्चन आएंगे? यहाँ से क्वेश्चन आएगा डिफरेंसेस बिटवीन वाला। यहाँ से क्वेश्चन क्या आएगा? डिफरेंसेस बिटवीन वाला, यानी कि क्लस्टर्ड और सेमी क्लस्टर्ड में डिफरेंसेस पूछेगा, क्लस्टर्ड एंड हेमलेटेड में डिफरेंसेस पूछेगा, हेमलेटेड एंड आइसोलेटेड में पूछेगा। यानी इन चारों के सबके एक दूसरे के साथ कंपैरिजन करना, चारों का सबका एक दूसरे के साथ में कंपैरिजन कर देना है, बस हो गया आपका वो कंप्लीट। अगर आप फीचर्स याद करते हो चारों के तो बस वही आपको काम करना है। ठीक है, तो यहाँ से क्या क्वेश्चन बनेंगे ये क्लियर हो गया। 3 मार्क्स का डिफरेंसेस आएगा, फीचर्स आएगा और उससे ज्यादा होगा तो स्टेटमेंट बेसिस आएगा। ठीक है, और एमसीक्यू में तो आपको मैंने बता ही दिया कि क्या क्या आएगा। हाँ, लेकिन अब एमसीक्यू के लिए पढ़ना है तब आपको तो बहुत कुछ पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि एमसीक्यू अभी हम यहाँ पिक्चर बेस में कुछ भी आ सकता। ठीक है, अभी हम पिक्चर बेस में नहीं, आपको एक गांव का इमेज देके बोलेगा आइडेंटिफाई द सिटी, दूर दूर घर बने होंगे आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, क्लोजली बिल्ट होगा इस तरह का तब आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, कुछ भी हो सकता है। ये तो कॉमन चीज है, ये आपका किस तरह का इमेज है, ये इमेज में क्लोजली बिल्ट है, ये जरा दूर दूर है, सेमी क्लस्टर्ड है, हेमलेटेड होगा तो पारा पनी ये अलग हो जाएगा, ये डिस्पर्स्ड है, दूर दूर तक घर दिखते हैं, दूर में घर दिखते हैं, एक नजदीक में नहीं दिखते हैं। ठीक है, तो ये पहाड़ों में देखने के लिए मिलता है, ये आपका हो गया डिस्पर्स हो गया, आइसोलेटेड हो गया, है ना। पहाड़ों के ऊपर तो एक साथ सारे लोग नहीं रहेंगे ना। क्लियर? तो आप सबसे पहले क्लस्टर सेटलमेंट वेरी इंपॉर्टेंट, जिसका हम फीचर्स पढ़े। तो क्लस्टर रूरल सेटलमेंट सबसे पहला इसका की फीचर क्या है? कॉम्पैक्ट और क्लोजली बिल्ट अप ऑफ हाउसेस। ठीक है, कॉम्पैक्ट एंड क्लोजली बिल्ट अप एरिया ऑफ हाउसेस। क्लस्टर सेटलमेंट में सब कुछ नजदीक होगा, बहुत बड़ा इलाका होगा, पॉश इलाका होगा, तो कॉम्पैक्ट और क्लोजली बिल्ट अप एरिया होगा। और इन दिस टाइप ऑफ विलेज जनरल लिविंग एरिया इज डिस्टिंक्ट एंड सेपरेटेड फ्रॉम। तो यहाँ पर क्या लिखोगे? द जनरल लिविंग एरिया इज डिस्टिंक्ट एंड सेपरेटेड फ्रॉम सराउंडिंग फार्म्स, और इसके अलावा बर्न्स एंड पेस्ट, यानी कि लिविंग एरिया अलग है, फार्मिंग एरिया अलग है। ठीक है, फार्मिंग एरिया एक अलग पार्ट होगा, लिविंग एरिया एक अलग पार्ट होगा। ठीक है, और द क्लोजली बिल्ट अप एरिया एंड इट्स इंटरवेनिंग स्टेट प्रेजेंट सम रिकॉग्निजेबल पैटर्न। तो यहाँ से आपका एमसीक्यू होगा, डिफरेंट पैटर्न्स ऑफ, यहाँ से लिख के रखो, डिफरेंट पैटर्न्स, एमसीक्यू बनेगा यहाँ से। ठीक है,
यहाँ से आपके एमसीक्यू बनेंगे डिफरेंट पैटर्न्स। यहाँ से क्या बनेगा, डिफरेंट पैटर्न। अब पैटर्न में क्या बोला है, जियोमेट्रिक पैटर्न, तो आपको जियोमेट्रिक पैटर्न उठा के दे देगा, जियोमेट्रिक रिकॉग्नाइजेबल पैटर्न और जियोमेट्रिक शेप बोलेगा। तो अब ये जियोमेट्रिक शेप आपको रूरल सेटलमेंट में कौन से आते हैं, क्लस्टर सेटलमेंट में कौन सा आता है, तो अब इसका आपको जो है नंबर 1 रेक्टेंगुलर शेप का भी हो सकता है, नंबर 2 रेडियल शेप हो सकता है, नंबर 3 लीनियर शेप, यानी एक लाइन में हो सकता है, इस तरह से हो सकता है, और आपका रेडियल हो सकता है। ठीक है, तो कितने ज्योमेट्रिक शेप हमने देखे, 3 देखे, एक क्या है रेक्टेंगुलर, रेडियल और लीनियर। ठीक है, अच्छा, एरियाज वेयर क्लस्टर सेटलमेंट कैन फॉर्म। ठीक है, एरियाज और रीजन्स हैविंग व्हाट, एरियाज और रीजन्स हैविंग सीएस मतलब क्लस्टर सेटलमेंट। तो क्लस्टर सेटलमेंट कहाँ पर पाए जाते हैं, क्यों पाए जाते हैं वहां पर। ठीक है, तो सच सेटलमेंट आर जनरली फाउंड इन वेयर, जहाँ पर कॉम्पैक्ट बिल्ड हाउसेस होते हैं, जहाँ पर फर्टाइल एलुवियल प्लेन, कहाँ पर पाए जाते हैं, एरियाज हैविंग फर्टाइल एलुवियल प्लेन। ठीक है, सेकंड कहाँ पर पाए जाते हैं, इन दी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट, और कहाँ पर पाए जाते हैं, इन दी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट। पहला कहाँ पर पाया जाता है, फर्टाइल एलुवियल प्लेन, कौन सा पाया जाता है, आइसोलेटेड, यस, क्लस्टर सेटलमेंट। तो क्योंकि ये जो है आपका नदी घाटी की सभ्यता है, फर्टाइल एलुवियल प्लेन सॉइल, और कहाँ पर, इन दी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखो, सम पीपल लिव इन कॉम्पैक्ट विलेजेस, तो व्हाई पीपल लिव इन कॉम्पैक्ट विलेजेस, हो सकता है एमसीक्यू वाला क्वेश्चन, AOR वाला क्वेश्चन, असर्शन और रीजनिंग कि लोग किसमें रहते हैं, कॉम्पैक्ट विलेजेस। कॉम्पैक्ट विलेजेस मतलब जहाँ पर पॉश इलाका है, जैसे मान लो आप ट्रेवल कर रहे हैं, आप एक ऐसे इलाके से गुजर रहे हो जहाँ पर पूरा दूर दूर तक खाली, आपको डर लगेगा कि आपको सिक्योरिटी महसूस हो, डर लगेगा, क्यों, क्योंकि वहां पर लूटपाट, छिनताई, रॉबरीज कुछ भी हो सकता है। लेकिन जब आप एक शहर के बीच से गुजरते हो, जहाँ चारों तरफ आपको लाइट है, जहाँ चारों तरफ आपको लोग आते जाते चलते दिखते हैं, वहां आपको डर नहीं लगेगा। तो आप तब कैसी जगह पे हो, तब आप कॉम्पैक्ट सेटलमेंट वाले इलाके। तो कुछ लोग कॉम्पैक्ट विलेजेस में इसलिए रहते हैं बिकॉज ऑफ सिक्योरिटी और डिफेंस रीजन। तो अब ऐसे इलाके भारत के जहाँ पर लोग कॉम्पैक्ट विलेजेस में रहते हैं ड्यू टू सिक्योरिटी और डिफेंस रीजन, ऐसे इलाके भारत के जहाँ पर लोग सिक्योरिटी और डिफेंस रीजन के वजह से कहाँ पर रहते हैं, कॉम्पैक्ट सेटलमेंट में। तो वो कौन से है, तो हो गया था बुंदेलखंड रीजन ऑफ सेंट्रल इंडिया एंड इन नागालैंड। तो ये आपको नाम याद रखने हैं। तो यहाँ पर लोग कॉम्पैक्ट विलेजेस में रहते हैं, कहाँ पर रहते हैं, क्यों रहते हैं, ड्यू टू सिक्योरिटी और डिफेंस। कौन से वो इलाके हैं, बुंदेलखंड रीजन। बुंदेलखंड रीजन इंडिया के सेंट्रल में है, नॉर्थ में है, ईस्ट में है, साउथ में है, कहाँ पर है, सेंट्रल में है। इसके अलावा कौन से स्टेट का नाम लिया, नागालैंड। अब राजस्थान में भी लोग कॉम्पैक्ट सेटलमेंट में रहते हैं, तो वहां पर क्यों रहते हैं, ड्यू टू वाटर हैज अ नेसेसिटेड कॉम्पैक्ट सेटलमेंट फॉर मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ अवेलेबल वाटर। क्लियर हो गया, क्लस्टर सेटलमेंट सबको क्लियर, एक बार रिवाइज करें, क्लस्टर सेटलमेंट क्या है, इट इज अ कॉम्पैक्ट और व्हाट टाइप, क्लोजली बिल्ट अप एरिया ऑफ हाउसेस। जनरल लिविंग एरिया किससे अलग होता है, डिस्टिंक्ट एंड सेपरेटेड, किससे सेपरेटेड होता है, सराउंडिंग फार्म्स, बार्न्स एंड पैस्चर, क्लोजली बिल्ट अप एरिया एंड इट्स इंटरवल। अब इसका शेप क्या है, ज्योमेट्रिक पैटर्न है, कितने ज्योमेट्रिक पैटर्न के बारे में, 3, नंबर 1 रेक्टेंगल, नंबर 2 यस रेडियल, नंबर 3 लीनियर। अच्छा, इस तरह के सेटलमेंट कहाँ पर पाए जाते हैं, नंबर 1 फर्टाइल एलुवियल सॉइल, और दूसरा कहाँ पर पाए जाते हैं, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट। तो व्हाई पीपल लिव इन कॉम्पैक्ट विलेजेस इन दी बुंदेलखंड रीजन, यस ड्यू टू सिक्योरिटी और डिफेंस रीजन। क्या केवल बुंदेलखंड रीजन ही ऐसा है जहाँ पर, या फिर कोई और, नागालैंड भी है। राजस्थान में लोग क्यों रहते हैं, स्कैर्सिटी ऑफ वाटर एंड वाटर इज वेरी इंपॉर्टेंट, जितना दूर रहेंगे पानी से इलाके से उतना आपको दूर से पानी लाना। क्लियर, लिख लेंगे इसके सारे फीचर्स, हो जाएगा इसका एमसीक्यू। वेरी गुड, चलते हैं अब अगले में। सेमी क्लस्टर्ड सेटलमेंट पे आ जाओ। अब ये सेमी क्लस्टर्ड सेटलमेंट जो है और फ्रेगमेंटेड, तो सेमी क्लस्टर्ड सेटलमेंट इज आल्सो नोन एज, यस सेमी क्लस्टर्ड सेटलमेंट इज आल्सो नोन एज फ्रेगमेंटेड सेटलमेंट, सेमी क्लस्टर्ड सेटलमेंट इज आल्सो नोन एज, यस। अब इसके पीछे रीजन क्या है, व्हाई,
व्हाई दिस सेटलमेंट डेवलप, सेमी क्लस्टर्ड सेटलमेंट क्यों डेवलप होता है? हमने वाई वाला क्लस्टर्ड सेटलमेंट तो कर लिया, सेमी क्लस्टर्ड आपका क्यों देखने के लिए मिलता है? मे रिजल्ट फ्रॉम टेंडेंसी ऑफ क्लस्टरिंग इन अ रेस्ट्रिक्टेड एरिया ऑफ डिस्पर्स सेटलमेंट। कहाँ पर? डिस्पर्स सेटलमेंट के कुछ ऐसे इलाके जहाँ पर रेस्ट्रिक्टेड है, तो उसी जगह पे ही आपका सेटलमेंट होगा, दूसरी जगह पर आपको ये सेटलमेंट देखने के लिए नहीं मिलेगा। एंड मोर ऑफन सच अ पैटर्न में ऑल्सो रिजल्ट फ्रॉम सेग्रीगेशन, यानी सोसाइटी को अगर हम सेग्रीगेट करके रखें, मार्केट एरिया को सेग्रीगेट करके, फार्म एरिया को सेग्रीगेट करके रखें, अभी पहाड़ों के कुछ ऐसे इलाके, जो कुछ इलाके जहाँ प्लेन है, वहां पर आपको सेमी क्लस्टर्ड सेटलमेंट देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, तो सेमी क्लस्टर्ड सेटलमेंट इज ऑल्सो नोन एज फ्रेगमेंटेड सेटलमेंट। रिजल्ट क्या है, माने क्यों ये है? ड्यू टू टेंडेंसी ऑफ क्लस्टरिंग, ड्यू टू व्हाट? टेंडेंसी ऑफ क्लस्टरिंग करना। कहाँ पर क्लस्टरिंग करना? इन अ रेस्ट्रिक्टेड एरिया। कहाँ पर क्लस्टरिंग करना? रेस्ट्रिक्टेड एरिया। किस सेटलमेंट का? डिस्पर्स सेटलमेंट। डिस्पर्स सेटलमेंट का मतलब आइसोलेटेड सेटलमेंट, जहाँ पर घर आपको पास पास नहीं रहेंगे, लोग एक जगह पे बहुत सारे नहीं रहेंगे, लेकिन ऐसे इलाकों पे कुछ ऐसे सेग्रीगेट मतलब अलग करके इलाके होते हैं कि इतना बड़ा इलाका है, यहाँ पर लोग रह सकते हैं। उसके बाद तो पहाड़ों में रास्ते होते हैं, तो वहां पर लोग जाने का रास्ता बनाएंगे, वहां तो घर नहीं बना सकते, तो इसीलिए कुछ कुछ इलाकों पे वह इस तरह से फाइनलाइज करके रखा जाता है कि वहां पर घर बनेंगे। ठीक है, तो हो गया। एंड मोर ऑफन सच अ पैटर्न में ऑल्सो रिजल्ट फ्रॉम सेग्रीगेशन, तो यहाँ पर ऑल्सो रिजल्ट फ्रॉम सेग्रीगेशन और फ्रैगमेंट। सेकेंड पॉइंट क्या होगा? ऑल्सो रिजल्ट फ्रॉम व्हाट? सेग्रीगेशन और फ्रैगमेंटेशन। सेग्रीगेशन मतलब अलग करना, क्यों अलग किया बता दिया। ठीक है, of a large compact village, and in this case one or more section of the village society whose or is forced to live in a little away from the main cluster or village। और इस तरह के गांव में क्या देखने के लिए मिलता है कि मजबूरन कुछ सेक्शन ऑफ द सोसाइटी को क्या करना पड़ता है? गांव से मेन क्लस्टर से दूर जाकर के रहना पड़ता है कि वहां पर वो पॉपुलेशन की पर्टिकुलर कम्युनिटी के लोगों को वहां पर घर मिलेगा, पर्टिकुलर कम्युनिटी के लोगों को यहाँ पर घर मिलेगा। ठीक है, इस तरह से रिलीजियन बेसिस, कम्युनिटी बेसिस, कास्ट बेसिस, कुछ भी कहें। क्लियर हो गया? क्या हो गया? एंड इन सच केसेस जनरली द लैंड ओनिंग एंड डोमिनेंट कम्युनिटी। अब ये किसके बेसिस पर हो गया? पैसे के बेसिस पर हो गया। लैंड ओनिंग एंड डोमिनेंट कम्युनिटी का है ऑक्युपाइज द सेंट्रल पार्ट ऑफ द, यहाँ पर पैसे वाले लोग। जब आप जाएंगे शिलोंग वगैरह में, तो शिलोंग में आपको क्या देखिए, एक ऐसा इलाका से आप गुजरेंगे तो वहां पर जो घर है सब बड़े बड़े घर है, कोई एमएलए का घर है, कोई इसका, तो इसका मतलब क्या है? वहां पर वेल्दी पीपल लोग रहते हैं। ठीक है, तो दूसरा इलाका ऐसा मिलेगा जहाँ पर हो सकता है कि फार्मिंग कम्युनिटी के लोग रहते होंगे, इस तरह से। ठीक है, तो द लैंड ओनिंग एंड डोमिनेंट कम्युनिटी जो है एक सेंट्रल पार्ट ऑफ द मेन विलेज में रहते हैं, और लोअर स्ट्रेटा ऑफ पीपल कहाँ पर रहते हैं? पीपल ऑफ द लोअर स्ट्रेटा एंड मेनियल वर्कर्स सेटल ऑन द आउटर फ्लैंक ऑफ द विलेज, कहाँ पर? जहाँ पर सुविधाएं अवेलेबल नहीं है। और इस तरह के सेटलमेंट आपको कहां पर देखने के मिलते हैं? वाइड स्प्रेड इन गुजरात प्लेन एंड सम पार्ट ऑफ व्हाट? राजस्थान। कहां पर आपका सेमी क्लस्टर है? गुजरात और राजस्थान। फिर से एक बार रिवाइज करो, सेमी क्लस्टर के वर्ड जरा से आपको डिफिकल्ट लगेंगे, मगर आप इसको समझ जाओगे तो कर लेंगे। तो सेमी क्लस्टर इज ऑल्सो नोन एज फ्रैगमेंटेड। फ्रैगमेंट मतलब बटा होना, बटा होना। तो ये किस वजह से? टेंडेंसी ऑफ क्लस्टरिंग। किस वजह से? टेंडेंसी। आप बोलते हैं ना तुम्हारा टेंडेंसी ठीक, हमारा सोच ठीक है, टेंडेंसी है समझ में। तो टेंडेंसी ऑफ क्लस्टरिंग मतलब एक पर्टिकुलर एरिया में किसी को रेस्ट्रिक्ट करके रख देना कि आपका ग्रुप यही रहता है, आपको घर यही पर। ठीक है, कुछ इलाके होते हैं बोलते हैं हम इस पर्टिकुलर कम्युनिटी को ही यहाँ पर घर देंगे, दूसरे को नहीं देंगे। क्लियर हो गया? अच्छा, इसके अलावा और क्यों होता है? ऑल्सो रिजल्ट फ्रॉम व्हाट? ऑल्सो रिजल्ट फ्रॉम सेग्रीगेशन और व्हाट? और फ्रेगमेंटेशन ऑफ व्हाट? लार्ज कॉम्पैक्ट विलेजेस। ठीक है, अब इसमें क्या होता है? वन सेक्शन ऑफ पीपल को फोर्सफुली जो है ऐसा इलाका चूज करने के लिए मजबूर किया। सेंट्रल पार्ट में कौन होता है? लैंड ओनिंग एंड डोमिनेंट सेक्शन। और दूसरे जगह पे कौन होता है? दैट इज आपका लोअर स्ट्रेटा ऑफ सोसाइटी एंड मीनियल वर्कर्स होते हैं। एंड सच सेटलमेंट वाइड स्प्रेड कहां पर? गुजरात एंड यस। अब आ जाओ हेमलेटेड। हेमलेटेड में पारा, पल्ली, नगाला, दीज आर द फीचर्स ऑफ दिस टाइप ऑफ सेटलमेंट। यस, पन्ना, पारा, पल्ली, नगाला, दानी, दीज आर द फीचर्स ऑफ हेमलेटेड सेटलमेंट।
तो समटाइम्स सेटलमेंट इज फ्रैगमेंटेड इनटू सेवरल यूनिट, जब सेटलमेंट को छोटे छोटे कई सारे यूनिट पे डिवाइड कर दिया जाता है तब उसको बियरिंग अ कॉमन नेम, और उसका एक कॉमन नेम होता है, उसे पाड़ा कहते हैं, पल्ली कहते हैं, बिदान पल्ली, खरीदा, अलग अलग नाम है ना, इंदा, हाँ तो कोई भी पल्ली बना दो। तो समटाइम्स सेटलमेंट इज फ्रैगमेंटेड इनटू सेवरल यूनिट। तो हेमलेटेड में क्या देखने के लिए मिलता है? व्हाट आर द फीचर्स ऑफ हेमलेटेड? फ्रैगमेंट, दैट सेटलमेंट इज फ्रैगमेंटेड इनटू सेवरल यूनिट, ठीक है, और फिजिकली सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर, फिजिकली सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर एंड दे बियरिंग व्हाट? कॉमन नेम। तो 3 पॉइंट यही बना दिया। नंबर 1, they are this settlement is fragmented into what? Several units, physically separated from each other. What do they bearing? Common name. And what are those common name? Para, Panna, Palli. Okay? Okay. This segmentation of what? This segmentation of a large village is often motivated by social and ethnic factors. तो इसके पीछे रीजन क्या है? मोटिवेशन किससे मिलता है? मोटिवेटेड बाय सोशल एंड एथनिक फैक्टर एंड सच विलेजेस आर मोर फ्रीक्वेंटली फाउंड कहाँ पर है? मिडिल एंड लोअर गंगा प्लेन स्टेट में, छत्तीसगढ़, एंड लोअर वैलीज ऑफ हिमालय। तो कहाँ पर पाए जाते हैं? मिडिल एंड लोअर गंगा प्लेन, छत्तीसगढ़ एंड लोअर वैलीज ऑफ हिमालय। अब आ जाओ डिस्पर्स सेटलमेंट। तो डिस्पर्स सेटलमेंट इज ऑल्सो नोन एज isolated settlement. Which settlement is also known as isolated settlement? Dispersed settlement is also known as isolated settlement. Okay. Dispersed settlement is also known as isolated settlement. Okay. अब क्यों? Pattern in India appears. इसका फॉर्म क्या है? In the form of isolated huts. क्या फॉर्म है? Isolated huts और hamlets. A few huts in remote jungles, यानी कि कुछ जो झोपड़ियां होती है कहाँ पर पाए जाते हैं? जंगल में पाए जाते हैं। और कहाँ पाए जाते हैं? स्मॉल हिल्स में पाए जाते हैं। और कहाँ पर पाए जाते हैं? स्मॉल हिल्स में। विथ फार्म और पैस्चर ऑन द स्लोप, विथ फार्म और पैस्चर ऑन वेयर? फार्म एंड पैस्चर ऑन द स्लोप, ठीक है। और यहाँ पर क्या देखने के लिए मिलता है? एक्सट्रीम डिस्पर्सन ऑफ सेटलमेंट इज ऑफन कॉज्ड बाय एक्सट्रीमली फ्रैगमेंटेड नेचर ऑफ टेरेन एंड लैंड रिसोर्स बेस ऑफ हैबिटेट। तो ये कहाँ पर पाए जाते हैं? पाए जाते हैं आपके स्टेट हैविंग डिस्पर्स सेटलमेंट, मेघालय, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, केरला। क्लियर? क्यों? क्योंकि पहाड़ वाले इलाके में। अब बात करते हैं अर्बन सेटलमेंट। अर्बन सेटलमेंट जो है ये कितने तरह के होते हैं? साइज ऑफ अर्बन सेटलमेंट। सबसे पहले क्या देखेंगे? साइज। तो जनरली कम्पैक्ट एंड लार्जर इन साइज। अर्बन सेटलमेंट की फीचर्स क्या है? अगर हम इसके पहले फीचर्स पढ़े तो फीचर्स में क्या देखने के लिए मिलता है? जनरली कम्पैक्ट एंड लार्जर इन साइज। रूरल सेटलमेंट स्मॉलर इन साइज, राइट? दे आर engaged in which type of activity? Non-agricultural activity. Engage in which type of activity? Non-agricultural activity, economic and administrative function. यहाँ पर कौन कौन सी एक्टिविटी देखने के लिए मिलता है? Engage in variety of non-agricultural, इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन। क्या क्या एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन आपको रूरल एरिया में देखने के लिए मिलता है? रूरल एरिया में आपको एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन नहीं मिलेगा, ठीक है, लेकिन अर्बन एरिया में आपको एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन मिलेगा। और कौन सी इकोनॉमिक एक्टिविटी है? नॉन एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक एक्टिविटी, ठीक है, और इसके अलावा इकोनॉमिक और इसके अलावा एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन, ठीक है। और सिटीज आर फंक्शनली लिंक टू विच एरियाज? रूरल एरियाज, ठीक है, और जितने भी सिटीज होते हैं वो अपने आसपास के रूरल एरिया से लिंक होते हैं, जो ऑलरेडी हमने पढ़ा है, ठीक है। क्यों ऐसा होता है? ताकि एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इज परफॉर्म। क्यों सिटीज जो है लिंक होते हैं? दस एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इज परफॉर्म एंड समटाइम डायरेक्टली, कई बार डायरेक्टली एक दूसरे को ट्रांसफॉर्म करते हैं, समटाइम थ्रू अ सीरीज ऑफ मार्केट में ले जाकर के सामान को बेचा जाता है, ठीक है। एंड सिटीज आर कनेक्टेड डायरेक्टली एज वेल एज इनडायरेक्टली विद द विलेजेस एंड आल्सो विद ईच अदर। हो गया? अच्छा, हाउ सेंसस ऑफ इंडिया डिफाइन अर्बन सेटलमेंट? ये याद करके जाओ। दिस इज द डेफिनेशन दैट सेंसस ऑफ इंडिया जो है अर्बन सेटलमेंट को किस तरह से डिफाइन करता है। तो सेंसस ऑफ इंडिया डिफाइंस अर्बन सेटलमेंट 1991। तो ऑल प्लेसेस व्हिच हैव म्युनिसिपैलिटी, यानी वो सारे प्लेस जहाँ पर म्युनिसिपैलिटी है,
जहाँ पर कॉर्पोरेशंस पाए जाते हैं, कैंटोनमेंट बोर्ड और नोटिफाइड टाउन एरिया कमिटी एंड हैव अ मिनिमम कितना पॉपुलेशन होना चाहिए, मिनिमम 5000 पर्सन, और कितने परसेंट लोग जो है एग्रीकल्चरल एक्टिविटी में नहीं होने चाहिए, 75%। मेल और फीमेल, मेल पॉपुलेशन एग्रीकल्चरल एक्टिविटी में नहीं होनी चाहिए, यहाँ पर एज पर मेल वर्कर्स आर इंगेज इन नॉन एग्रीकल्चर। और डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन कितना होना चाहिए, 400 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर। तो सेंसस ऑफ इंडिया 1991 का वो अर्बन सेटलमेंट को किस तरह से डिफाइन करता है, क्या क्राइटेरिया बोला है कि ऑल प्लेसेस जहाँ पर क्या क्या होने चाहिए, म्युनिसिपैलिटी, कॉर्पोरेशन, कैंटोनमेंट एंड नोटिफाइड टाउन। पॉपुलेशन मिनिमम कितना होना चाहिए, 5000। वहां पर कितने परसेंट मेल वर्कर्स जो है वो नॉन एग्रीकल्चरल एक्टिविटी में, और उसके बाद डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन कितना होना चाहिए, 400%। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, इवोल्यूशन ऑफ टाउन्स इन इंडिया। तो टाउन्स फ्लरिश इन प्री हिस्टोरिक टाइम। प्री हिस्टोरिक टाइम का मतलब जिस समय राइटिंग्स नहीं थे, लिखा नहीं जाता था, या फिर राइटिंग से हम उसको पढ़ना नहीं जानते, उस पीरियड को प्री हिस्टोरिक बोलते हैं। तो भारत में टाउन क्या आज नया है, नहीं, ये कब से है, प्री हिस्टोरिक टाइम से। एंड इवन एट द टाइम ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, टाउन्स लाइक हड़प्पा एंड मोहनजोदड़ो। आपसे पूछा जा सकता है नेम ऑफ द 2 टाउन्स ऑफ प्री हिस्टोरिक पीरियड, नेम ऑफ द टाउन्स ऑफ, तो 2 टाउन्स ऑफ व्हाट, 2 टाउन्स ऑफ प्री हिस्टोरिक पीरियड। यहाँ पर क्वेश्चन क्या बन रहा है, 2 टाउन्स ऑफ प्री हिस्टोरिक पीरियड, कौन सा होगा, प्री हिस्टोरिक पीरियड के 2 टाउन्स के नाम क्या है, यस दैट इज हड़प्पा एंड मोहनजोदड़ो, ठीक है। एंड द फॉलोइंग पीरियड हैज विटनेस्ड इवोल्यूशन ऑफ टाउन्स, और बाकी जो है हम देख रहे हैं कि इवोल्यूशन ऑफ टाउन्स देखने के लिए मिलता है। तो टाउन्स एंशिएंट पीरियड से ही है, और उसके बाद में यूरोपियंस के आने के बाद में भी भारत में टाउन्स बने हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ देयर, ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट, ऑन द बेसिस ऑफ देयर इवोल्यूशन, माने कौन से टाइम पे कौन सा प्लेस जो है टाउन बना, उसके बेसिस पर जब हम पढ़ते हैं तो हम क्या देखते हैं, देयर आर डिफरेंट पीरियड टाउन्स, और क्लासिफाइड करते हैं, नंबर 1 एंशिएंट टाउन, नंबर 2 मेडाइवल टाउन एंड नंबर 3 मॉडर्न टाउन। अब एंशिएंट टाउन्स के फीचर्स और नाम याद रखिएगा, एग्जाम में एमसीक्यू में आपको आइडेंटिफाई करने देते, डायरेक्ट रिकॉल एमसीक्यू बनते हैं यहाँ से, यानी जो आपको याद रखना पड़ता है, रखना पड़ता है, तो कुछ नाम को आपको याद रखना पड़ेगा। तो एंशिएंट पीरियड के नाम जिनका ओरिजिन कब है, इनका ओरिजिन पीरियड कौन सा है, स्पैनिंग ओवर 2000 ईयर्स, जो 2000 साल से है, राइट, ऐसे टाउन। और ये खास करके डेवलप्ड एज व्हाट, रिलीजियस एंड कल्चरल सेंटर। तो व्हिच टाइप ऑफ टाउन्स डेवलप्ड एज रिलीजियस एंड कल्चरल सेंटर, एंशिएंट टाउन। एग्जांपल्स ऑफ एंशिएंट टाउन, वाराणसी है, प्रयागराज अर्लियर नोन एज इलाहाबाद, पाटलिपुत्र, पटना, मदुरई आर सम ऑफ द एग्जांपल ऑफ एंशिएंट। मेडाइवल टाउन का टाइम पीरियड कितना है, अबाउट 100 ऑफ एग्जिस्टिंग टाउन जो है ये आपका मेडाइवल पीरियड का है, ठीक है, यानी कि 14th सेंचुरी 15th सेंचुरी, एक्चुअली हर्षवर्धन के डेथ के बाद से आपका मेडाइवल पीरियड इंडिया में शुरू हो रहा है। उसके बाद के जो टाउन्स है दे आर नोन एज द मेडाइवल टाउन, लेकिन खास करके आपका वो दिल्ली सल्तनत, मुगल पीरियड, उस टाइम पे बहुत सारे टाउन्स डेवलप होते हैं। तो मेडाइवल पीरियड के जो टाउन्स के फीचर्स क्या थे, दे वर द फोर्ट टाउन्स, और कुछ टाउन्स जो है हेडक्वार्टर्स ऑफ द प्रिंसिपैलिटीज एंड किंगडम के हेडक्वार्टर के रूप में भी डेवलप हुए थे, और ये फोर्ट टाउन्स थे, चारों तरफ से किलाबंदी होती थी, which came up on the ruins of ancient town, यानी कि एंशिएंट टाउन्स के ऊपर के जो ruins है उस पर ये टाउन्स बनाए गए। और ऐसे टाउन्स के एग्जांपल्स क्या है, दिल्ली, हैदराबाद, जयपुर, लखनऊ, आगरा एंड नागपुर, ओके। मॉडर्न टाइम जो ब्रिटिश पीरियड और यूरोपियंस के आने के बाद में बनते हैं, दैट इज द मॉडर्न टाइम, ठीक है। British and other Europeans have developed a number of towns in India, and these towns are known as modern towns and starting their foothold on coastal location. पहले के modern towns कहाँ पर थे, ये आपके coastal places में, तो क्योंकि वहां से उनका जो शिप है वो आता था पोर्ट टाउन्स के रूप में, उन लोगों ने उसे डेवलप किया था, ठीक है, तो वो उनकी सुविधा थी। तो फर्स्ट डेवलप सम ट्रेडिंग पोर्ट, तो कुछ ट्रेडिंग पोर्ट जो कि आपका मॉडर्न टाउन्स के रूप में आज जाने जाते हैं, जो ब्रिटिश और यूरोपियंस के आने से डेवलप हुए, उसमें नाम क्या है, सूरत, दमन, गोवा, पोंडिचेरी, क्या हो गए आपको आपके ट्रेडिंग पोर्ट्स। और ये ट्रेडिंग पोर्ट्स आज के टाइम पे कौन से टाउन्स के एग्जांपल है,
They are the examples of modern time towns. Who developed the modern towns? British and European. Where do they develop? In the coastal area, and they are known as trading ports. Name of those trading ports: Surat, Daman, Goa, Pondicherry, etc. And the British later consolidated their hold around three principal nodes. तो three principal nodes जो उस समय मेन थे, जो ब्रिटिश ने डेवलप किया: मुंबई, पहले उसे बॉम्बे, मेड्रास एंड कैलकाटा कहा जाता है, ठीक है, और अब इसका नाम मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, एंड बिल्ड देम इन ब्रिटिश स्टाइल एंड रैपिडली एक्सटेंडिंग देयर डोमिनेशन आइदर डायरेक्टली और थ्रू कंट्रोल ओवर द प्रिंसली स्टेट। ये तो हिस्ट्री का पॉइंट हो गया खत्म। एंड दे एस्टैब्लिश देयर एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर हिल टाउन्स एज समर रिसोर्ट, ठीक है, हिल टाउन्स भी डेवलप किया एज समर रिसोर्ट, क्योंकि गर्म के टाइम पे यहाँ रह नहीं पाते थे बीच वाले इलाके में जहाँ पर गर्मी ज्यादा होती थी। इसके अलावा एडेड न्यू सिविल, administrative and military areas, okay, and we already discussed about this particular image in the image based question। हमारा कंप्लीट हो चुका है यहाँ से। now after independence और भी बहुत सारे टाउन्स डेवलप हुए, तो एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन्स डेवलप इन लार्ज नंबर आफ्टर इंडिपेंडेंस। तो यहाँ से आप पढ़िएगा एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन्स दैट डेवलप आफ्टर इंडिपेंडेंस, ठीक है। तो ब्रिटिश पीरियड हो गया। अब वो टाउन्स जो कि आफ्टर इंडिपेंडेंस के बाद डेवलप होते हैं, दैट इज चंडीगढ़, भुवनेश्वर, गांधीनगर, बीसपुर एटसेट्रा। यानी आज के जितने भी स्टेट है उन स्टेट्स के जो कैपिटल है दे आर द एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन्स दैट इज डेवलप्ड जस्ट आफ्टर इंडिपेंडेंस। क्लियर? ये हो गया आपका कंप्लीट। अब इसके बाद है अर्बनाइजेशन इन इंडिया। तो रूरल वाला पैटर्न हो गया, टाउन्स का डेवलपमेंट हो गया, कंपैरिजन हो गया, ठीक है। 5 मार्क्स नहीं पढ़ना है, सारे 3 मार्क्स, एमसीक्यू, पैसेज बेस किसी के हिसाब से पढ़ना है, पिक्चर बेस भी 3 मार्क्स का ऑलरेडी आपका कंप्लीट हो चुका है। तो समझ में आ रहा है इस चैप्टर में क्या क्या है, तो आपको आज इसको टारगेट करके खत्म कर लेना है, ठीक है। नाउ अब बात करते हैं अर्बनाइजेशन इन इंडिया। ऑलरेडी रूरल अर्बन कॉम्पोजिशन में भी इसके बारे में आपने पढ़ा है, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन लिखिए, हाउ डू वी मेजर, हाउ टू वी मेजर, 1 मार्क्स का क्वेश्चन हमें करना ही है यहाँ से। द लेवल ऑफ अर्बनाइजेशन, द लेवल ऑफ व्हाट, अर्बनाइजेशन, ठीक है। अर्बनाइजेशन का लेवल को हम कैसे मेजर करते हैं, तो द लेवल ऑफ अर्बनाइजेशन मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज ऑफ अर्बन पॉपुलेशन। कैसे हम इसलिए मेजर करते हैं, इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज ऑफ व्हाट, अर्बन पॉपुलेशन टू टोटल पॉपुलेशन, ठीक है, परसेंटेज ऑफ अर्बन पॉपुलेशन टू टोटल पॉपुलेशन। कौन सा सेंसस हम यूज करते हैं, 2011 का करते हैं। एंड एज पर 2011 सेंसस व्हाट परसेंटेज ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन लिव्ड इन अर्बन एरिया, 31.16% हो गया, विच इज क्वाइट लो। तो ये हमें पता है क्योंकि रूरल पॉपुलेशन हमारा ज्यादा है। टोटल अर्बन पॉपुलेशन इंक्रीज, तो व्हेन डिड टोटल अर्बन पॉपुलेशन इंक्रीज 11 पॉइंट, ये आपको पढ़ के रखना है, इंपॉर्टेंट है। टोटल अर्बन पॉपुलेशन हैज इंक्रीज 11 फोल्ड ड्यूरिंग विच पीरियड, 20th century. Enlargement of urban center and emergence of new towns played a significant role in the growth of urban population. Next question लिखो, reason behind the growth of what? Growth of urban population. MCQ में भी पूछा जा सकता है, 3 मार्क्स में भी पूछेगा, इमेज में भी पूछेगा, ठीक है। Reason behind growth of urban population. तो growth of urban population में reason क्या है, नंबर 1 enlargement of urban center. This is the first key. पहला क्या है, enlargement of what, enlargement of urban center, ठीक है। सेकंड क्या है, urban centers का growth का emergence of new town. So these are the 2 factors, ठीक है, that played a very important role in the growth of urban population and urbanization in the country. So which 2 factors played a very vital role in the growth of urban population? Number 1 क्या होगा, enlargement of urban centers. Second क्या होगा, emergence of new towns, हो गया। Next, but the growth rate of urbanization has slowed down during last 2 decades. So when did the growth of urbanization slow down?
यहाँ से एक क्वेश्चन बना के रखो, when did the growth rate of urbanization has slowed down? तो ये कब देखने के लिए मिल रहा है? ड्यूरिंग लास्ट 2 डिकेड। अब ये लास्ट 2 डिकेड्स आपका कहाँ दिया है? लास्ट 2 डिकेड्स आपका इमेज में दिया है 2001 से लेकर 2011 वाला, और वहाँ 99। तो आपको क्या देखने के लिए मिलता है? स्लो डाउन। ये 31.13 31.08 स्लो डाउन हो गया। क्लियर हो गया? तो अब तक हमने क्या क्या देखा? मीनिंग ऑफ ह्यूमन सेटलमेंट, साइज देख लिया, डिफरेंसेस रूरल एंड अर्बन हो गया। आप इसके अलावा भी इन पॉइंट से भी कंपैरिजन कर सकते हो, डिपेंड करता है आप कितना अच्छा उसको कंपैरिजन अंडरस्टैंड। नेक्स्ट हमने क्या देखा कि बेसिस ऑफ रूरल सेटलमेंट और फैक्टर्स अफेक्टिंग रूरल सेटलमेंट। नेक्स्ट क्या पढ़ना है? टाइप्स ऑफ रूरल सेटलमेंट। फोर का हमने कंपैरिजन कर लिया पूरा कंप्लीट। फिर हमने क्या देखा? इवोल्यूशन ऑफ टाउन्स इन इंडिया। तो ऑन द बेसिस ऑफ पीरियड है एंशिएंट टाउन्स, मेडाइवल टाउन्स, मॉडर्न टाउन्स हो गया। फिर हमने क्या देखा? अर्बनाइजेशन इन इंडिया। अब यहाँ पर फिर दिया है टाउन। अब ये टाउन्स किस बेसिस पे? दिस इज ऑन द बेसिस ऑफ द फंक्शन। और वहां किस बेसिस पर था? ऑन द बेसिस ऑफ इवोल्यूशन। उत्पत्ति कब हुआ, कौन से टाइम पीरियड में वो टाउन्स बना, उसके बेसिस। लेकिन यहाँ पर किसके बेसिस है? टाउन्स क्या काम में आ रहे हैं, कौन सा काम वो कर रहे हैं, यानी उनके फंक्शंस के बेसिस पर। टाउन्स को किस बेसिस पर क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे यहाँ पर? उसके फंक्शंस के बेसिस पर। अगर हम फंक्शंस के बेसिस पर देखें, टाउन्स कितने तरह के होते हैं? ऑन द बेसिस ऑफ डोमिनेंट और स्पेशलाइज्ड फंक्शन। नंबर 1 एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन्स एंड सिटी। कितने तरह? पहला कौन सा होगा? एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन्स एंड सिटी। नंबर 2 कौन सा होगा? इंडस्ट्रियल टाउन। नंबर 2 कौन सा होगा? इंडस्ट्रियल टाउन्स होगा। नंबर 3 कौन सा होगा? ट्रांसपोर्ट सिटी। तो पहला कौन सा? एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन, दूसरा इंडस्ट्रियल टाउन, तीसरा ट्रांसपोर्ट सिटी। और कुछ है? चौथा आपका कमर्शियल टाउन, पांचवा आपका माइनिंग टाउन, सिक्स आपका गैरिजन कैंटोनमेंट टाउन। अदर देन दिस आपका एजुकेशनल टाउन, रिलीजियस एंड कल्चरल टाउन, टूरिस्ट टाउन। ठीक है, तो ये हो गया आपके ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट? These towns are on the basis of function, functions के बेसिस पर। अच्छा, अब एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन्स को कैसे पहचानेंगे? जितने कैपिटल है स्टेट के वो सारे राइट, जितने कैपिटल्स है एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर, चंडीगढ़, न्यू दिल्ली, भोपाल, शिलांग, कोलकाता, इम्फाल, श्रीनगर, सब हो गए आपके एडमिनिस्ट्रेटिव। इंडस्ट्रियल टाउन्स में आप क्या गए? जहाँ पर इंडस्ट्रीज है। अब इंडस्ट्रीज में आपका कौन सा होगा? मुंबई है, सलेम, कोयम्बटूर, मोदीनगर, जमशेदपुर, हुगली, भिलाई। क्या हो गए? इंडस्ट्रियल टाउन, यानी कि जहाँ पर इंडस्ट्रीज के बेसिस पर वो टाउन डेवलप हो। ट्रांसपोर्ट सिटीज के रूप में आपका कौन सा है? यानी कि ऐसे इलाके जो आपका पोर्ट्स है, जो आपके पोर्ट्स है, दे आर एक्चुअली द ट्रांसपोर्ट। पोर्ट्स के नाम आपने तो पढ़े हैं, तो वो पोर्ट्स हो गए आपके ट्रांसपोर्ट सिटीज। आया समझ में? पोर्ट्स क्या हो गए आपके? पोर्ट्स हो गए ट्रांसपोर्ट सिटीज। कांडला, कोची, कोझिकोडे, विशाखापट्टनम, यानी ये सारे आप पोर्ट्स के नाम लिख देना, आपके पोर्ट्स टाउन। इसमें कोई महारत नहीं करना, आपने पढ़ा है, मैं ऑलरेडी बोला। एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन्स एंड सिटीज, यानी वो टाउन जो एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस में यूज होते हैं। इंडस्ट्रियल टाउन जो इंडस्ट्रीज के नाम पर है। ट्रांसपोर्ट सिटीज जहाँ से ट्रांसपोर्ट होता है, यानी कि पोर्ट सिटीज। ठीक है, इसके अलावा इनलैंड ट्रांसपोर्ट वाले भी कुछ इलाके हैं, अलग से याद रखना, नहीं तो आप लोग के दिमाग में रहेगा ये केवल पोर्ट सिटीज। आपको इनलैंड ट्रांसपोर्ट भी पढ़ना है, जैसे कि आगरा, धुलिया, मुगलसराय, इटारसी, कटनी एक्सेट्रा। ठीक है, ये हो गया आपके ट्रांसपोर्ट सिटीज। नेक्स्ट आपका क्या है? कमर्शियल सिटीज। नेक्स्ट आपका क्या है? कमर्शियल, यानी ऐसे सिटीज जहां पर आपका ट्रेड एंड कॉमर्स से रिलेटेड है। कोलकाता, सहारनपुर, सतना, ये अलग अलग नाम, कुछ अलग नाम जो आपके दिमाग में नहीं है वो आप ध्यान से रखना और उसको पढ़ना। माइनिंग टाउन, जहाँ माइनिंग एक्टिविटीज होती, इतने सारे माइनिंग सेंटर्स पढ़ाए हैं, लिख देना। गैरिजन कंटेनमेंट टाउन मतलब अंबाला, जालंधर, माओ, बबीना, उधमपुर, ये हो गया आपके गैरिजन कंटेनमेंट। एजुकेशनल टाउन जो एजुकेशनल पर्पस के लिए है, रुड़की, वाराणसी, अलीगढ़। रिलीजियस टाउन जहाँ पर रिलीजियस पर्पस है, वाराणसी, मथुरा, अमृतसर, मदुरई।
टूरिस्ट टाउन जहाँ लोग घूमने के लिए जाते हैं उनका नाम लिख देना। एंड द सिटीज आर नॉट स्टैटिक इन देयर फंक्शन, द फंक्शन चेंज ड्यू टू देयर डायनेमिक नेचर। तो अब यहाँ से ये आपका लिख के रखना कि क्या सिटीज जो है वो अपने फंक्शन में स्टैटिक है, यानी कि जो पर्पस बोला क्या पक्का वो सिटी केवल एक ही काम को यूजफुल करता है? नहीं, बल्कि समय के साथ उसमें चेंजेस भी देखने के लिए मिलते हैं। इवन स्पेशलाइज सिटीज एज दे ग्रो इनटू मेट्रोपॉलिटन सिटी। तो यहाँ से आपको जस्टिफाई द स्टेटमेंट 3 मार्क्स का देंगे, ठीक है, और आपको ये पूरा लिखना पड़ेगा, ठीक है। इवन स्पेशलाइज सिटीज एज दे ग्रो इनटू मेट्रोपॉलिटन cities become multinational, ठीक है, सॉरी multifunctional, where in industry, business, administrative, transport, etc. become it. So the function gets so intervened that the city cannot be categorized in a particular functional. माने इतना बार ऐसा होता है कि कई सिटी सारे फंक्शंस करते हैं कि उनको आप एक फंक्शनल बेसिस पे जो है डिसाइड नहीं करते। इसके अलावा आपको क्या पढ़ना है? ऑब्जेक्टिव पढ़ना है और स्मार्ट सिटी, ठीक है। तो ये हो गया कंप्लीट आपका ह्यूमन सेटलमेंट। तो इसे आप अच्छे से याद करके खत्म कीजिए। यहाँ से 3 नंबर किसी का कहीं नहीं। ओके, ऑल द बेस्ट।